मॉर्निंग मैम। अगला जो हमारा चैप्टर है आरोह से कक्षा 12वीं का पहलवान की ढोलक। सबसे पहले जैसा कि हम पहले चैप्टर्स में भी आप लोगों को करवाते रहे हैं, जो हमारा इसमें हम करेंगे लेखक परिचय। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनके जन्म को अंडरलाइन कर लीजिए। इनका जो जन्म है वो 4 मार्च सन 1921 में हुआ था बिहार में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मेला आंचल, पत्ती परी कथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोर, आदि रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये बंद कर दो दरवाजा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, नेपाली क्रांति कथा और रेणु रचना। और इनका जो निधन है 11 अप्रैल सन 1977 में हुआ। अब अगर हम इनकी बात करें कि हिंदी साहित्य में अगर हम इनकी बात करें तो उपन्यासकार के रूप में जो है इनको प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त। तो इनका जो पहलवान की ढोलक है ये भी इनकी महत्वपूर्ण कहानियों में जो है शामिल किया जाता है, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। ये जो कहानी है बेटा एक ग्रामीण अंचल की जो है छवि हमारे सामने उभारती है, एक पहलवान की जिंदगी को और जो गांव में फैली हुई महामारियां थी उनकी झलक हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लेखक ने लोक कला को भी उभारने का काम किया। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। जाड़े का दिन, अमावस की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अब देखिए यहाँ पर जो इस पाठ में ये चीज लेखक के द्वारा बताई गई है बेटा, ये उस समय का वर्णन है जब अमावस की रात थी गांव में, कि भी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ कि उस समय हैजा और मलेरिया की जो बीमारी थी वो पीक पर थी। अगर उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था तो तब भी हमारे शहरों में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, वो चाहे दिन की बात करें या रात की बात करें। यही कारण जो है लेखक ने इस गांव में बताया है कि अंधेरी रात और चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि उस गांव में हैजे और मलेरिया की बीमारी ने अपना प्रकोप रूप धारण किया। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिस्कियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। प्रकाश का नाम नहीं, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता और अथवा असफलता पर भी खिलाकर हंस पड़ते। अब यहाँ पर बेटा तारा कोई ऊपर से टूटकर आने वाला नहीं था। ये वर्णन किया गया है उन लोगों का कि अगर समाज में कोई गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करने की चेष्टा भी करता था या उसका प्रयास भी करता था तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते उस महामारी को। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा हंसने की कोशिश भी करता तो उसके बाद ऐसी स्थिति बन जाती थी कि अपने आप ही मदद करने वाले व्यक्ति की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती, कमजोर पड़ जाती। सियारों का क्रंदन, अब रात में देखा होगा बेटा अक्सर गांव में लोग कहते हैं कि खेतों में सियार जोर जोर से चिल्लाते हैं। कहते सियारों का क्रंदन और पेचे की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी, कि जब रात का समय सब लोग शांत थे, बिल्कुल सुनसान जब माहौल था, तो उस समय सियारों की और एक जो ये पेचक की डरावनी आवाज इन जानवरों का नाम लिया गया है वो जरूर थोड़ा सा जो है खलबली मचा देती थी, थोड़ी उस सन्नाटे को भेद कर डालती। गांव की झोपड़ियों से कराने और कैद करने की आवाज हे राम हे भगवान की ढेर अवश्य सुनाई देती। जो गांव में झोपड़ियां थी बेटा, बीमार थे लोग करा रहे थे तो कहते थोड़ी बहुत उनकी कराने की आवाज आती थी, और जो दुखी लोग थे वो भगवान का नाम लेते थे हे राम हाय राम, तो वो आवाजें भी हमें सुनाई देती। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इसे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कहते ये तो नॉर्मल सी चीजें थी, सामान्य सी बातें थी, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों में परिस्थिति को काटने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर रात के घुरों पर गड्ढी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे और संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे।
समझ गए? जैसे आपने देखा होगा कि आसपास के अक्सर आपको कुत्ते रोते हुए नजर आते हैं और दिन में कहीं भी पड़े रहते हैं वो। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताड़ तोड़कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। ये जो कैरेक्टर यहाँ पर है पहलवान, इसका जिक्र लेखक ने अपनी कहानी में किया है कि रात को पहलवान अपनी ढोलक से काम करता रहता था, अर्थात उसको बजाता रहता था। और आगे भी एक चीज मैं आपको बताऊंगी बेटा, जो ढोलक थी पहलवान की, पहलवान अपनी ढोलक को अपना गुरु माना, ठीक है, क्योंकि उसके जीवन की पहलवानी की जो और जीत की जो शुरुआत हुई थी वो उसकी ढोलक से हुई थी। और बेटा जो जो चीजें मैं आपको एक एक चीज बीच में बताती जा रही हूँ, प्लीज चाहे अंडरलाइन कर लो उन चीजों को या बिल्कुल ध्यान से सुनने का प्रयास करो, क्योंकि इंटरनल का मतलब पूरा पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से करें, बहुत अच्छे से इस पाठ को करें, ठीक है। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ भीषणता ठोकर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। चढ़ता गिरता चढ़ता गिरता, ये होता है ना आवाज जिसको स्वर बताए गए हैं ढोलक के, यानी आजा फिर जा आजा फिर जा आजा फिर जा, बीच बीच में चटाक चटका यानी उठाकर पटकते उठाकर पटकते। अब ऐसा क्यों कहा गया है? वो अपना गुरु मानता था क्योंकि वो पहलवान था। आजा भिड़ जा, पहलवान से भिड़ जा और उठाकर पटकते, उसको तो ये लगता था क्योंकि बेटा आगे जो बताएंगे कि जब उसने अपनी पहलवानी की शुरुआत की थी तो जो पंजाब का पहलवान था चांद सिंह, जिसे शेर का बच्चा कहते थे, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन इसके पास कोई भी इसको पुशअप करने वाला नहीं था। जैसे हम कहते हैं ना, अगर सपोज करो ऋतिक हमारी टीम से होता तो जितनी भी डीएवी के बच्चे जाएंगे वो सारे क्या करेंगे? ऋतिक ऋतिक ऋतिक। हो सकता है कि किसी एक बच्चे के साथ जो उसका साथ देने वाला कोई ना हो, तो ठीक उसी प्रकार इस पहलवान के पक्ष में भीड़ जो है बोलने वाली नहीं थी, क्योंकि अब तक चांद सिंह जीतता आया था तो सब चांद सिंह शेर का बच्चा कर रहे थे। तब इसने वहां जो मेले में ढोलक बजा रहे थे, ढोलक बजाने की आवाज सुनी और हर जो उसकी लय थी उसको अपने गुरु का आदेश मानने लगा कि अब मेरा गुरु ये कह रहा है। अब इसके पास तो कोई गुरु भी नहीं था, चांद सिंह था तो एक गुरु था जिससे उसने कुश्ती के दांव पेच सीखे थे, इसके पास नहीं था तो इसने ढोलक को भी अपना गुरु मान लिया। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। गांव को लगता था कि देखो कुछ ना कुछ हमारे पास शेष है, थोड़ी आशा की जो किरण दिखाई देती थी या उम्मीद जलती थी, तो वो पहलवान की ढोलक की आवाज से ही चलती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, पहलवान का नाम क्या था भाई? याद रहेगा, अंडरलाइन करो इसको। और वैसे भी एमसीक्यू बेस्ड भी अभी तक जो मैंने चैप्टर किए हैं, आप लोग बताइए अपने प्रिंट आउट्स ले लेंगे? अगर मैं फाइल बनाकर आप लोगों को दे दूं तो सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू जो करने बहुत जरूरी है, ठीक है। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं। वो ऑल इंडिया बोला है उसने, जो ऑल इंडिया लिखा है कि मुझे तो सारी इंडिया के लोग जानते हैं क्योंकि प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि एक जिले की सीमा, अब अगर हमारे यहाँ का कोई पहलवान है, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय स्तर के भी पहलवान होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिनका नाम केवल जिले तक होता है, कि जिनका नाम केवल प्रदेश तक सीमित होता है। तो यही चीज लुट्टन सिंह के बारे में कि उसको जिले के लोग जानते थे, तो वो कहता मुझे तो पूरी इंडिया के लोग जानते हैं। लुट्टन के माता पिता उसे 9 साल की उम्र में ये अनाथ बनाकर चल बसे थे। अंडरलाइन कर लीजिए, लुट्टन सिंह के माता पिता कब चल बसे थे? 9 साल की उम्र में। उसकी शादी हो चुकी थी, पहले बच्चों की शादी कर दी जाती थी ना, बाल विवाह की जो प्रथा बोलते हैं उसी समय, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता कि शायद अगर कोई उसको, यहाँ क्या मतलब है इसका कि वो भी माँ बाप का अनुसरण करता, अगर बेटा उसको पालने पोसने वाला कोई नहीं होता तो वो भी उनके पीछे पीछे मर जाता। लेकिन उसकी शादी हो गई थी तो उसकी सास ने उसको पाला पोसा। अगली लाइन को भी अंडरलाइन कीजिए कि लुट्टन सिंह को किसने पाला पोसा था? उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, घरोशन दूध पीता, कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई। वो कहता पहलवान बनूंगा और जो भी मेरी सास को परेशान करता है, कभी किसी चीज को लेकर, विधवा थी बेचारी, जमीन को लेकर, कई चीजों को लेकर, तो उन सबसे मैं बदला लूंगा। बेसिकली उसने जो है, अब आप यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर एमसीक्यू होगा या 1 नंबर का भी आएगा, कि उसने पहलवानी क्यों सीखी? कि जो लोग उसकी सास को परेशान करते थे उनसे बदला लेने के लिए उसने पहलवानी का निश्चय किया। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा।
लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वो कुश्ती भी लड़ता था। ये उसकी विशेषताओं में शामिल है। एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया। अंडरलाइन कर लो कौन से नगर में गया। श्याम नगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उसे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज में उसकी नसों में बिजली उत्पन्न हुई। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दी। शेर के बच्चे, अब ये देखिए बेटा, शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। इस लाइन को अंडरलाइन करो। अगले पैराग्राफ की पहली लाइन है, शेर का बच्चा किसको कहते थे? चांद सिंह। और चांद सिंह को क्या कहते थे? शेर का बच्चा। दोनों तरफ से प्रश्न को पूछा जा सकता है, ठीक है। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह, उसके गुरु कौन थे? बादल सिंह। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? वो प्रकाश सिंह बादल है ना, तो वहां से भी याद कर लेना, कुछ ना ध्यान में आएगा, ठीक है। और ये देखो, ये पाठ करवा रही हूं तो ये बादल बरस रहे हैं, ऐसे याद करा देना कि मैडम ने ना उस समय कराया था जब बारिश आ रही थी, बादल गरज रही थी, ठीक है जी। तो बादल सिंह पंजाब से पहल शाम नगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। हाँ जी, उसको शेर का बच्चा क्यों कहने लग गया, कहा था, चाहे पंजाब से थे, चाहे कोई पठान से थे, सभी पहलवानों को उसने चित कर दिया था और इसीलिए चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि मिल गई थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उसे लड़कने की कल्पना से भी घबराते। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। होता है ना, जीत जाते हैं पहलवानों की कुछ आदत होती है, आप लोग को वगैरह में देखते होंगे कि आओ अगर कोई और है, ठीक है ना, तो ये भी ऐसे दहाड़ता होगा कि कोई और है। तो क्यों अजय सिंह है ना, कि आगे लेके भी पंजाब घूम के आए अजय सिंह जी भी, वहां मिला चांद सिंह नहीं मिला। चलिए, क्योंकि शादी में व्यस्त थे। श्याम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे। देखो बेटा, जो राजा लोग होते हैं इन लोगों को तो अपने बॉडीगार्ड्स की जरूरत होती है, और आजकल भी आपने देखा होगा इनको हम क्या बोलते हैं, बाउंसर्स। यस, आजकल की भाषा में उन्हें बाउंसर्स कहते हैं कि अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखते हैं, बाउंसर्स रखते हैं। तो राजा ने भी सोचा, बुजुर्ग था, कि मैं इसे अपने राजमहल में रख लूंगा, अपने पास अपनी सेना में शामिल कर लूंगा। तो बेटा, ये सारी बातें जब उसे पता चली कि राजा राज दरबार में उसे लड़ना चाहते हैं, तो लुटन सिंह ने उसको चुनौती दे डाली कि आजा मेरे से लड़के, क्योंकि जो जीतेगा राजसभा में तो वही रहेगा, ठीक है ना। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया। होता है ना बेटा, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ले मैंने तो सबको पछाड़ दिया, तो ये मुझे कैसे हरा सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। अब देखिए बेटा, यहाँ से आवाज नहीं, यहाँ से बात की शुरुआत होती है कि किस तरीके से जो लुटन सिंह है वो राज परिवार का पहलवान बना और किस प्रकार ढोलक उसका गुरु बना। इस पैराग्राफ को भी ध्यान से सुनिएगा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है मरा, मरा मरा, पर वारे बहादुर लुटन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल उठ खड़ा हुआ। लुटन सिंह उससे बच गया। तो सब लोग कह रहे थे ना मरेगा ये तो पागल है, लेकिन वो बच गया और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुटन को अपने पास बुलाया और समझाया कि रहने दे, ये काम मत कर। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेरा देकर घर जाओ। 10 रुपए वाली को भी अंडरलाइन करो। राजा साहब ने कितने रुपए दिए? 10 रुपए। और ये भी आ सकता है कि उसको क्या कहा, 10 रुपए देकर कि जा बेटा मेरा देकर घर चला जा, छोड़ दे इसको। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार, हुकुम करो। कहता तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, क्योंकि राजा होते हैं कई लोग चापलूसी करते हैं, राजा साहब इतना समझा रहे हैं, तेरे अंदर कुछ है नहीं वो, और तू फिर भी लड़ने की बात कर रहा है। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा टेक कर मर जाऊंगा। मिले हुकुम में हाथ तोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था, हाथ जोड़कर कि भाई मेरे को लड़ने दो, नहीं तो मैं तो नहीं पत्थर पर माथा हो करके मर जाऊंगा। भीड़ अधीर हो रही थी कि देखो भाई ऐसे क्या बात है कि बार बार लड़ने की बात कर रहा है। बाजे बंद हो गए जब वो बात होने लगी। पंजाबी पहलवान की जमायत क्रोध से पागल होकर लुटन पर गालियों की बौछार कर रही थी, जो उसके साथ ही आए हुए थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुटन के पक्ष में चिल्ला रहा था कि उसे लड़ने दिया जाए। दर्शकों को तो
होता है ना, उन्हें क्या पता जीतेगा या पर मजा ले है ना, लड़ने दो लड़ने दो लड़ने दो, अक्सर ऐसा होता है दंगल में। अकेला चांद सिंह मैदान में बड़ा व्यर्थ मुस्काने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया। विवश होकर राजा सामने आज्ञा दे दी कि लड़ने दो, ठीक है, क्योंकि लड़ने दो जब एक की बात मान ही नहीं रहा है तो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है, समझ गए? क्योंकि देखो चांद सिंह जो था वो शेर का बच्चा था, उसको टाइटल मिला था, वो सर्वश्रेष्ठ पहलवान था। और जब लुट्टन सिंह ने इच्छा जाहिर की तो लोगों को तो खाना कि देखते ही आगे क्या होता है। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था वो बोलने लगी। अब देखिए ढोल को कैसे गुनगुनाना, ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना। आगे उन्होंने बताया, उसने क्या समझा कि वो मेरे को क्या कह रहा है, वाह पट्टे चलता रहे होता है ना, ये कुछ पहलवानों की शब्दावली होती है ऐसी। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा दिया। किसको? लुट्टन को। लुट्टन कौन था? पहलवान। हाँ ठीक है। अरे गया गया, दर्शकों ने ताली बजाई, हलवा हो गया हलवा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू, कहता है इसे लड़का कोई हंसी खेल नहीं है, तेरा तो हलवा कर देगा ना भैया, पहलवान को तोड़ देगा तो वो जुम्मा या हलवा ही बन जाएगा, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, ये बात हो जाती है। मत डर। फिर देखें क्या आवाज आई, ढोलक ने जो आवाज बजाई और पहलवान लुट्टन सिंह ने क्या समझा, चटकिड़दार चटकिड़दार चटकिड़दार। वो ढोल बजा और वो कहता है मत डरना मत डरना मत डरना। उसने अपने आप में उन चीजों को आत्मसात किया ना कि ये मेरा गुरु कह रहा है और लोग तो मेरे साथ कोई है नहीं, ठीक है ना, उसने तो खुद ही सीखा ये सारी चीजें। वही दफनावे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को कह रहा था। बादल सिंह का शिष्य कौन था भाई? चांद सिंह को क्या कहते थे? शेर का बच्चा। ये चीजें। उसके बाद लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी जब उसने एक बार उसको दबाया, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, चाहे वो राजा वाले लोग थे या जितना भी बहुमत है, जितने भी आम जनता है, वो सब किसके पक्ष में थी? चांद सिंह के। सब उसी को पुशअप कर रहे थे, उसी का हौसला बढ़ा रहे थे, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि उसको हिम्मत मिल रही थी कि वो कर सकता है, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, भाग दिना तिरकिट दिना भाग दिना तिरकिट दिना। और लुट्टन सिंह को क्या सुनाई दिया कि ढोल क्या कह रहा है, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। कुछ होते हैं ना इनके दाव पे, देखी होगी आपने कुश्ती, लड़के नहीं, और कुछ नहीं तो वो देखी होगी, सुल्तान देखी होगी, सुल्तान नहीं देखी होगी तो दंगल देखी होगी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ तो वो करते ही रहते हैं। क्या हो गया, हम नहीं लड़े तो पता हमें भी है, ठीक है ना। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वारे मिट्टी के शेर, किसको पकड़ लिया? चांद। और मिट्टी के शेर तो बेटा हर पहलवान को कहा जाता है, क्योंकि वो बनते हैं ना मिट्टी की, तो बहुत मान सम्मान देते हैं वो। अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल गया। अब जब उन्होंने देखा कि चांद सिंह की गिरफ्त से लुट्टन सिंह बाहर हो गया तो जनमत बदल गया। कैसी क्यों आ सकता है, जनमत कब बदला? कब लुट्टन सिंह के पक्ष में हुआ? जब वो चांद सिंह की पकड़ से बाहर आ गया, ठीक है। फिर मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा चटाक चटधा, उठा पटक दे उठा पटक। ये कौन सोच रहा है? मुझे नहीं समझ में आएगी ये ढोल की आवाज, आपको भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन उसको अपना गुरु मान चुका था। कौन? लुट्टन। उसको आवाज में लग रहा था कि अभी ये बात बोल रहे हैं, अभी ये बात बोल रहे हैं। लुट्टन ने चालाकी से दांव को और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना 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 धिक धिना, चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिर गिर धा गिर गिर धा गिर गिर, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। क्यों? जब चांद सिंह लेट गया तो उसको लगा मेरा गुरु जो है वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाएगी। भैया चांद सिंह की जय करें या लुट्टन सिंह की जय करें, क्योंकि कहा तो चांद सिंह के नारे लगा रहे थे और अब लुट्टन सिंह जीत गया था। फलस्वरूप अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने मां दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामचंद्र जी की। श्यामचंद्र जी अंडरलाइन कर लीजिए, राजा का क्या नाम था? श्यामचंद्र जी की जय ध्वनि की। और अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। समझ गए? बेसिकली किसकी जय थी? किसकी जय थी? लुट्टन, ठीक है ना। विजय लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया कि भाई मेरे तो गुरु यही है जिनकी ध्वनि पर आज मैं ये
दंगल जीत सका। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे ये तू क्या कर रहा है, ठीक है। किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गर्दन रोकर कहा, जितने वो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आगे पहुंच रही थी। वो रो रहा था कि मैं हार गया था, तो मैं शेर का बच्चा था। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह पिचकाया, हुजूर जाति का, किसी जाति के ऊपर पक्ष किया हो गया सिर्फ इस तरीके से कहकर। मैनेजर साहब शक्ति क्लीन शेव, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। वो होता है ना फिल्मी दृश्य को दिखा दिया है यहाँ पर। कई होते हैं ना कि मैनेजर टेढ़े-मेढ़े चलते हुए दिखाई देते हैं, हाथ में वो करते हुए करते हुए, तो ये उसी तरीके से यहाँ पर दिखाया है। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार यह अन्याय है। अब आप समझ गए होंगे, वो मेरा नाक का बाल उखाड़ा और कहते हैं कि अन्याय है, ठीक है। तो बहुत हंसी आ रही होगी। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि में उसकी प्रसिद्धि में चार चांद। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुखाकर आसमान दिखा दिया। काला खान के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लक्वा मार जाता है। लक्वा मारने का मतलब वो हार जाता है, उसको देखते ही घबरा जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटककर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। अब जी, किस पहलवान को देखकर लोगों को लक्वा मार जाता था? बड़े बड़े पहलवानों को। लुट्टन। इसको भी अंडरलाइन करो, लेकिन लुट्टन सिंह ने उसको भी पछाड़ दिया। इसके बाद का जो चैप्टर है वो और प्रश्न उत्तर के साथ हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।